बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वकास अहमद है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है पाइल्स। अगर देखा जाए तो पाइल्स यानी कि बवासीर, फिस्चूला और फिशर्स ये एक ही उसकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो अलामात और वजूहात की लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में तफसीलन बात करेंगे। अब सवाल ये है कि पाइल्स होती किस वजह से है। अगर मकद की नाली की अंदरूनी साख्त देखी जाए तो वहाँ छोटी छोटी बारीक ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। दूसरे अल्फाज में उन्हें हम वास्कुलर कुशंस भी कह सकते हैं जो पखाने को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और जब इंसान सेहत याबी की हालत में होता है तो यही कुशंस पखाने को बाहर धकेलने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन बीमारी की हालत में इस नाली में सूजन पैदा हो जाती है और नाली के अंदर या बाहर ब्लड वेसल्स की गांठें या मसें बन जाते हैं जो कि तकलीफ का बायस बनते हैं। इस हालत को हम बवासीरी मसें या पाइल्स के नाम से जानते हैं। बवासीर एक बहुत आम बीमारी है जो मर्दों, औरतों और बाज़ औक़ात बच्चों को किसी भी उम्र में हो सकती है। बवासीर दो किस्म की होती है, अंदरूनी बवासीर और बैरूनी बवासीर। अब हम देखते हैं बवासीर की पहली किस्म अंदरूनी बवासीर। अंदरूनी बवासीर में मसे मकद के अंदर बनते हैं जो कि बाहर से नहीं देखे जा सकते। बैरूनी तौर पर अंदरूनी बवासीर मकद की नाली के अंदर से शुरू होती है लेकिन ये मसे कभी कभी बाहर भी आ जाती हैं। मसों की बढ़ोतरी की नौयत जानने के लिए इनकी दर्जाबंदी की जाती है। आपने अक्सर डॉक्टर्स को सुना होगा कि आपको पहले दर्जे की बवासीर या दूसरे दर्जे की बवासीर है। तो अब ये देखते हैं कि ये दर्जाबंदी है क्या। अब पहले दर्जे की बवासीर में मकद में पखाना करने के बाद मकद से खून का अखराज होता है और ये मसे मकद के अंदर ही बनते हैं और अंदर ही रहते हैं। अब आते हैं दूसरे दर्जे की तरफ। दूसरे दर्जे में ये मसे पखाना करते वक्त मकद से बाहर आ जाते हैं और फिर ये खुद ही ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं। अब तीसरे दर्जे में ये मसे मकद से बाहर आ जाते हैं, पखाना करने के बाद मकद से बाहर आ जाते हैं और फिर इन्हें जब तक हाथ की मदद से अंदर ना धकेला जाए ये अंदर खुद ब खुद नहीं जाते। अब देखते हैं चौथा दर्जा। चौथे दर्जे में ये मसे पखाना करने के बाद या उससे पहले भी बाहर लटके रहते हैं और ये अंदर करने के हाथ की मदद से अंदर करने के बावजूद भी ये मसे अंदर नहीं जाते और ये हमेशा बाहर ही रहते हैं। जब हम देखते हैं कि मसे मकद से बाहर ही रहते हैं, लटके रहते हैं, बाज़ केसेस में मसों के अंदर खून जम जाता है और वो सख्त हो जाते हैं और फिर वो सख्त तकलीफ का बायस बनते हैं और कभी कभी ये इन मसों से खून का अखराज भी होता है। अब हम देखते हैं कि बवासीर होती किन वजूहात पर है। सबसे पहले मुस्तकिल कब्ज़ रहना, पखाना खुश्क और सख्त होना और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर पखाना खारिज करना भी बवासीर की वजह बनता है। फिर हम देखते हैं रेगुलर बेसिस पे जो लोग वज़नी काम करते हैं या वज़न उठाते हैं उनमें भी ये आर्ज़ा पाया जाता है और उसके अलावा मुस्तकिल पेचिस या इसहाल रहना भी इस आर्ज़े का बाइस बन सकते हैं। फिर बाज़ केसेस में हामला ख़वातीन यानी कि प्रेग्नेंट वुमेंस में भी प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर का आर्ज़ा देखा जाता है। अब अगर हम खुराक को देखें तो कौन सी खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इस आर्ज़े में मुब्तला मरीज़ नज़र आते हैं, जैसा कि प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा होटलिंग करना, बड़ा गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, उसके अलावा चीज़ और फ्रोज़न फूड है उसमें आपकी आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और माइक्रोवेव ओवन में तैयार करदा अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इस आर्ज़े का सबब बनते हैं। अगर आपको मुसलसल कब्ज़ रहती है या पखाना करने के बाद मकद से पिचकारी की सूरत में सुर्ख चमकदार खून का इखराज होता है या पखाना करने के बाद या पखाना करने के बाद या पखाना करने के दरमियान आपको किसी भी वक्त किसी भी किस्म का दर्द या चुभन महसूस होती है मकद के एरिया में तो फिर भी आपको बवासीर की शिकायत है। अब दीगर अलामात में पखाना करने के बाद भी पखाने की मुसलसल हाजत बनी रहना और जैसे आप पखाना कर चुकने के बाद रिलैक्स नहीं होते। अक्सर पेशेंट बताते हैं कि हम पखाना करने के बाद रिलैक्स नहीं होते, एक ये वजह भी हो सकती है। उसके बाद आपकी मक्कस से म्यूकस का खारिज होना भी बवासीर की अलामत है और पखाना करने के बाद शदीद मकद के मुकाम पर शदीद दर्द
اور چبھن بھی بواسیر کی علامات میں شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس موذی مرض سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کھانے میں ہمیں تازہ سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ فرائیڈ فوڈ نہیں کھانا چاہیے، بہت زیادہ دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے، ڈیپ فرائیڈ فوڈ اور بہت زیادہ نمکین کھانے اور بہت زیادہ بادی اشیاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو ویورز یہ تھا بواسیر کا مختصر سا تعارف۔ بواسیر آگے چل کر دو اقسام میں تقسیم ہو جاتی ہے، خونی بواسیر اور بادی بواسیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ان اقسام کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے علاج کے بارے میں بھی آپ کو کچھ میڈیسنس وغیرہ بتا دی جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔